गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम कृषि भूगोल में कृषि को प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत भौतिक तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने पहले भौतिक तत्वों के अंतर्गत जलवायु के विभिन्न कारकों का कृषि पर प्रभाव और उनकी प्रभाविता को देखा था। कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के अंतर्गत हम आज अगला बिंदु धरातलीय उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि को धरातलीय उच्चावच किस तरीके से प्रभावित करते हैं। कृषि एक भूमि आधारित क्रिया है और इसका मुख्य इनपुट जो है वो धरातल या भूमि होती है और भूमि धरातल पर से प्राप्त होती है। धरातलीय उच्चावच से तात्पर्य किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले धरातलीय स्वरूप पर्वत, पठार, मैदान से है और इन उच्चावचों का प्रभाव कृषि कार्यों पर काफी मात्रा में पड़ता है। कृषि के विश्व प्रारूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और इन फसलों के उत्पादन में धरातलीय उच्चावच का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये फसलें उच्चावच से प्रभावित होती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ऊंचे क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जहां पर पानी न रुके और जहां पानी ऊंचे धरातल पर पानी न टिक करके आगे बहता है। चाय के बागान सामान्यतः इसी तरीके के धरातल पे या ऊंचे पठारी या पहाड़ी भागों पर लगाए जाते हैं, जिससे कि उनकी जड़ों में पानी नहीं रुक पाता है। वहीं नारियल के बागान कम ऊंचाई वाले धरातल पर, चावल के धान की खेती लोअर बेसिस में जहां पानी जमा हो सके वहां पर की जा सकती है। अतः धरातलीय उच्चावच का प्रभाव फसलों के उत्पादन पर काफी देखने को मिलता है। सामान्यतः कृषि क्रियाएं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अतः कृषि के लिए मैदान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहां पर कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है, परंतु ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसार और वहां के ढाल के अनुसार, फसलों की आवश्यकता के अनुसार वहां पर उसी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले भागों में वायु अत्यंत विरल हो जाती है, हल्की हो जाती है, वायु भार कम रहता है, तापमान नीचा पाया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे फसलों के उत्पादन में, अंकुरण में और दुधारू पशुओं के लिए पशुओं के रखरखाव में भी समस्याएं आती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में फसल उत्पादन इतना आसान कार्य नहीं होता है। साथ ही साथ ऊंचे पर्वतीय भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण निक्षालन की प्रक्रिया से जो मिट्टियां होती हैं वो अपरिपक्व होती है, जो कृषि उत्पादन को भी काफी मात्रा में सीमित कर देती है। भूमि का स्वभाव, ढाल कृषि को प्रभावित करते हैं और ऊंचे भूमि क्षेत्रों में सामान्यतः भूमि रक्षण और अपर्दन की समस्याएं काफी मात्रा में देखने को मिलती है। इससे भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है। कृषि को प्रभावित करने वाले अगले भौतिक कारक में मृदा को लेते हैं। मृदा, मिट्टियां और कृषि का महत्वपूर्ण आधार मृदा या मिट्टियां होती है। धरातलीय ढाल के ऊपर मृदा संरचना ही कृषि को निर्धारित करती है कि कृषि कार्य वहां पर संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फसलों और पौधों को उत्पन्न होने के लिए सामान्यतः मिट्टी पर मृदा की 15 से 20 सेंटीमीटर की एक गहरी परत होनी चाहिए और मृदा से तात्पर्य वहां पर भूपृष्ठ के उस भाग से है जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हुआ है। अर्थात धरातल पर पाई जाने वाली मिट्टियां पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के इतिहास के साथ साथ एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे मृदा निर्माण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। मृदा शब्द को लैटिन भाषा में सोलम से निकला है और सोलम से तात्पर्य होता है भूपृष्ठ के ऊपर की सतह। इस सतह का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया के पश्चात धरातल पर मृदाओं का विकास हुआ है। अतः विश्व में
उत्तम मृदा क्षेत्रों में ही कृषि कार्य संभव हुआ है। अब हम बात करें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया कई सारे तत्वों से संबंधित होती है, जिनमें भूतात्विक तत्व अर्थात धरातलीय संरचना, धरातल में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किस तरीके के चट्टानों की स्थिति है, कठोर है, रवेदार है। इसके अलावा जैविक कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं जलीय, प्रस्तरीय और सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव भी अंतर्निहित पाया जाता है। अर्थात मृदा निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में एक समूह है, एक एग्लोमरेशन है विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स का, जिससे मृदा का निर्माण विश्व में हुआ है। अतः हम मृदा का उपयोग करता है, मृदाओं का उपयोग हमने किया है। मृदा निर्माण में प्राकृतिक कारकों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इसीलिए विल्कॉक्स ने भी कहा है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है। अर्थात मानव सभ्यताओं का उद्भव मृदा विकास पर निर्भर हुआ है। और हम देखते भी हैं कि पूरे विश्व में सभ्यताओं का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां पर उन्नत किस्म की मृदाएं पाई जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के जो विभिन्न तत्व हैं, इन तत्वों के निर्माण और संगठन के आधार पर मृदाओं के कई सारे भाग होते हैं। जैनिक ने अब यहाँ पर मृदा निर्माण पर विभिन्न मृदा के स्वरूपों को दिखाया है, जिसमें घात, दोमट, मृतिका दोमट, रेतीली मृदा, दोमट रेत। ये कणीय संगठन के आधार पर इन मृदाओं का एक त्रिकोणीय आरेख के द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। यदि हम विश्व में कृषि योग्य मृदाओं की बात करें तो विश्व में कृषि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मृदाओं में कांप मिट्टियां, कछारी मिट्टियां या दोमट मिट्टियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और कांप इन कछारी मिट्टियों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़क पदार्थों से के जमा होने से होता है। अर्थात ये विश्व की सबसे उपजाऊ मृदाएं हैं, जो सामान्यतः नदी घाटियों में या पर्वतीय घाटियों के निचले भागों में पाई जाती है। वहीं पर बलुई, नमकीन, दलदली मिट्टियां कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, क्योंकि इन मिट्टियों में उपजाऊ तत्व काफी कम पाए जाते हैं और ये मिट्टियां एक तरीके से कृषि उत्पादन में असमर्थ सी होती हैं। इसी कारण मरुस्थलों, दलदली भागों में कृषि क्रियाओं का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टियां, मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः विश्व की सभी मृदाएं कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। अतः कृषि प्रारूप विश्व में काफी सीमित देखने को मिलता है। वहीं मृदाओं पर वर्षा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी भागों में मृदा का अपक्षालन हो जाता है, अपरदन हो जाता है। वहीं पर मैदानी भागों में अधिक सिंचाई के द्वारा या अधिक जल जमाव से सेम की समस्या इन क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाती है। तो मृदा एक तरीके से कृषि के लिए उपयुक्त मृदा में विभिन्न प्रकार की चीजें एक साथ देखने को मिलती है। मृदा बनने के हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके की मृदा का विकास और कौन सी प्रक्रियाओं के तहत होता है। इसमें मृदा में हम लोग शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों की बात करें तो कैल्सीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः मरुस्थलीय और स्टेपी प्रकार की मृदाओं में पाई जाती है। वहीं इसके साथ स्टेपी में पौडोलीकरण में, स्टेपी, सवाना और वन क्षेत्रों में पौडोलीकरण पाया जाता है। वहीं लेटराइजेशन वनों में और आर्द्र वनों की प्रक्रियाओं में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदाओं में कठोर तल होता है, ये अल्काइन होती है, धूसर होती है, और मरुस्थलीय मिट्टियां इनको कहा जाता है। इनका पीएच 8.5 के आसपास होता है। स्टेपी मृदाओं में भूरी, चेस्टनट, चरनोज, काली मृदाएं आती हैं। वहीं सवाना मृदाओं में भूरी और पोडजल मृदा आती हैं, जिनका पीएच सामान्य पीएच 7 के आसपास होता है। वहीं वन्य मृदाओं में लाल व पीली पोडजल आती है। आर्द्र वनों में लाल, पीली लेटराइट मृदा आती है, जिसका पीएच 3.5 के आसपास होता है। शुष्क प्रदेशों में कैल्सीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा मृदाओं का निर्माण होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लवण मृदाओं के सतहों पर आ जाते हैं, जिससे मृदाएं अनुपजाऊ या ऊसर हो जाती है। वहीं पोडजोलीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः जिन क्षेत्रों में हिम का जमाव रहता है उसके नीचे वाली सतहों पर पोडजोलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या हिम पिघलने के पश्चात गोलाश्म मृतिकाओं से उन मृदाओं का निर्माण होता है, जिनको स्टेपी या सवाना प्रकार की मृदाएं इसी तरीके की होती हैं। वहीं लेटराइजेशन की प्रक्रिया आप वनों और आर्द्र वनों में होती है, जहां पर अत्यधिक जल की क्रियाओं के कारण मृदाओं के उपजाऊ तत्व ऊंचे पर्वतीय भागों में वहां से बह करके निकल जाते हैं। इसे लेटराइजेशन कहते हैं, और ये मृदाएं काफी कठोर
हो जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से मृदा निर्माण और 3 सेक्टरों में कौन सी प्रक्रिया होती है। जैसा कि हम लोग इसको उसी चीज को यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हैं। एक तरफ हम यहाँ से चलते हैं तो इस तरफ घटती हुई वर्षा है और इस तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है, और ये क्षेत्र वो आ जाता है जहाँ पर गर्म एवं शुष्क है। वहीं दूसरे क्षेत्र में गर्म एवं आर्द्र प्रकार का जोन आ जाता है। इन भागों में जहाँ गर्म और आर्द्रता है वहाँ लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है, और इस भागों में शुष्कता भागों में कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। ठंडे और आर्द्र प्रदेशों में पोर्टलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और इस तरीके से एक मृदा का एक व्यवस्थित चक्र बनता है। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा और तापमान लगभग बराबर होते हैं वहाँ पर एक बेहतरीन मृदा चक्र का निर्माण होता है। इन क्षेत्रों की मृदाओं का इन वर्गीकरण को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं, वहीं दूसरे नंबर मरुस्थलीय लाल मिट्टी है, तीसरे पे भूरी चेस्टस्ट है, चौथे पे लाल मिट्टी है, पांचवे पे चंडोज्म है, छठे पे लाल चेस्टस्ट है, सातवें पे प्रेरीज मृदाएं हैं, आठवें पे लाल प्रेरीज है, 9 पे पोर्टजोल है, 10 पे भूरी पोर्टजोलिक है, 11 पे धूसर भूरी पोर्टजोलिक है, 12 पे लाल पीली पोर्टजोलिक है, 13 पे लाल पीली लेटराइट है और 14 पे लेटराइट मिट्टियां हैं। इस तरीके से मृदाओं का क्रमबद्ध विवरण यहाँ पर होता है, और कौन सी मृदाएं लगभग 9 से लेकर के 14 तक की मृदाएं का विकास, 9 to 14 तक की मृदा का विकास सामान्यतः गर्म और आर्द्र और ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है, और इन्हीं क्षेत्रों की मृदाएं ज्यादातर उपजाऊ मृदाएं हैं जहां पर कृषि कार्य ज्यादा मात्रा में किया जाता है। 7वें और 8वें नंबर की मृदा स्टेपीज और प्रेरीज प्रकार की मृदाएं हैं जिन मृदाओं का विकास ठंडे बर्फीले प्रदेशों के नीचे पर क्षेत्रों में हुआ है। थैंक यू।